कि धरती धोरारी रंग बिरंगे गीतारी अठे खून सस्तो है पण पानी महंगो है। राजपूतों के शौर्य ने राजस्थान की महानता की कहानियां बताई है। वर्षों से राजस्थान भारत पर होने वाले आक्रमणों के सामने ढाल बनकर खड़ा है। राजस्थान के बड़े बड़े किले आज भी इसकी महानता का वर्णन करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जंगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लकी में और शौर्य सीरीज में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार कल की हमारी क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि राजस्थान के इतिहास की अगर आप लोगों को शुरुआत करनी है तो आप लोग शुरुआत कहाँ से करती है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं जो गुर्जर प्रतिहार के अंदर हरिश्चंद्र, रजिल, नरभट्ट और नागभट्ट प्रथम, ये जो राजा हुए थे, जो महान राजा हुए थे, और इसी की महानता को आज मैं अपने शब्दों में पिरोने वाला हूँ। आप सभी के सहयोग से मैं आप लोगों के साथ जुड़ गया हूँ। आप लोग भी बिना किसी समय गवाए मेरे साथ जुड़ जाइए और क्लास लेने के लिए तत्पर रहिए, क्योंकि इतिहास से प्रेम कैसे किया जाता है इसी क्लास में मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो भी चीजें हैं इतिहास से रिलेटेड आपको एक कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। इतिहास एक कहानियों का संग्रह ही है। चलते हैं, हम करते हैं हमारी स्टार्ट आज की क्लास गुर्जर प्रतिहार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को 2 मिनट लेना चाहूंगा और कल के बारे में बताना चाहूंगा कि जो हमने कल पढ़ा था उसका एक फटाफट रिवीजन करते हैं, ताकि देखो हिस्ट्री में अगर आप लोगों को पकड़ बनानी है तो आप लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। तो कल के रिवीजन के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, अगर हम बात करें कि अगर विश्व के इतिहास के पितामह की स्टार्ट हमने कहाँ से करी थी, यहीं से करी थी, तो हेरोडोटस को बोलते हैं। फिर भारत के इतिहास के पिता को वेद व्यास को बोला था हमने। उसके बाद प्राचीन भारत के इतिहास के पिता को हमने क्या बोला था, मेगस्थनीज बोला था। उसके अलावा हमने राजस्थान के इतिहास का पिता उसको किसका कहा था, कर्नल जेम्स टोड को हमने कहा था। इतना पढ़ने के बाद हमने गुर्जर प्रतिहार स्टार्ट किया था। गुर्जर प्रतिहार स्टार्ट करने के लिए हमने गुर्जर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी ये हमने देखा था। ये पुलकेशिन पुलकेशिन सेकंड नाम का राजा हुआ था दक्षिण के अंदर। कहाँ हुआ था, दक्षिण में। इसी का एक अभिलेख था ऐहोल अभिलेख। इस ऐहोल अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है गुर्जर शब्द का सबसे पहले लिखित उल्लेख यही मिलता है। पुलकेश सेकंड के समकालीन हुआ था हर्षवर्धन। कौन हुए थे, हर्षवर्धन। इनके मध्य युद्ध हुआ था लगभग ऐसा माना जाता है 334 से 38 के मध्य इनके बीच में युद्ध हुआ था। इसमें हर्षवर्धन हार जाते हैं और पुलकेश सेन जीत जाते हैं। इन्होंने जीतने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण करी थी। ये इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर हमें कोई मतलब नहीं है। हर्षवर्धन का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। बाणभट्ट ने एक कविता लिखी है, एक काव्य का संग्रह लिखा था। इनकी पुस्तक थी हर्षचरित्र। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र, इसके अंदर भी हमें गुजरों के बारे में उल्लेख मिलता है। जो हर्षवर्धन थे इनके समकालीन या इनके शासनकाल में एक चीनी यात्री आया था। एक क्या आया था, चीनी यात्री। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था। आज ब्रीफ में 2 मिनट लेना चाहूंगा कि देखो अगर हिस्ट्री में पकड़ बनानी है तो पुराना रिवाइज होना आप लोगों को जरूरी है। व्यानसांग आया था, इसकी पुस्तक थी सी यू की। इस पुस्तक के अंदर भी हमें किसके बारे में मिलता है, गुजरों के बारे में उल्लेख मिलता है। गुजरों के बारे में उल्लेख मिलता है सीयू की पुस्तक के अंदर। इसके अंदर गुजरों को इसने अपनी भाषा के अंदर कहा था कुलेचो कहा था। और गुजरों की राजधानी वो क्या बताई थी, भीनमाल जालोर बताई थी। भीनमाल को भी इसने अपनी भाषा में बोला था पिलो मोली। इतना हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था, एक मांडवीपुरी की शाखा थी गुजरों की, मांडवीपुरी। उसका एक बाउक नाम का एक राजा हुआ था, बाउक नाम का राजा हुआ था। इसका एक अभिलेख था, क्या, जोधपुर का अभिलेख। इसका एक जोधपुर का अभिलेख था। इस जोधपुर के अभिलेख से हमें ये जानकारी मिलती है कि अपने आप को किसका वंशज मानते हैं, लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। और लक्ष्मण का वंशज क्यों मानते हैं, इसमें यह भी लिखा गया है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम की सेवा लक्ष्मण ने प्रतिहार बनकर करी थी, उसी प्रकार हम भी भारत की सेवा एक राजस्थान में एक ढाल बनकर हम कर रहे हैं। और ये सत्य भी है। कल हमने इतना पढ़ लिया था। आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास रहेगी, वैसे सेकंड क्लास है लेकिन गुर्जर प्रतिहार की हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। इससे रिलेटेड हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोग हेडिंग लगा लीजिए गुर्जर प्रतिहार और उसके अंदर लिख लीजिए 1 नंबर का राजा हरिश्चंद्र। राजा
हरिश्चंद्र लगा लीजिए। अब हरिश्चंद्र के बारे में जब भी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारे मन में ये डाउट रहेगा कि हरिश्चंद्र को पढ़ रहे हैं तो इसके रिलेटेड हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। देखो सबसे पहले कि हरिश्चंद्र की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। सबसे पहले देखो गुर्जर प्रतिहारों के अंदर एक कक नाम का राजा हुआ था और इस कक का एक अभिलेख है, अभिलेख भी बोल सकते हैं या शिलालेख भी बोल सकते हैं। ये कहाँ का है, गठियाला शिलालेख। कहाँ का है, गठियाला शिलालेख, गठियाला शिलालेख। ये कहाँ पर है, जोधपुर में। सबसे पहले हमें जानकारी इसकी यहीं से मिलती है और ये जानकारी क्या मिलती है कि जो हरिश्चंद्र है ये क्या है, आदि पुरुष। ये क्या है, आदि पुरुष है, गुजरों का आदि पुरुष। आदि पुरुष वो होता है जिसके आगे से वंशावली चलती है, जो सबसे पहला इंसान था जिसने राज किया था। हमने कल पढ़ा था कि 6वीं 7वीं शताब्दी में, 6वीं 7वीं शताब्दी में ये क्या, मंडोर और मारवाड़ आके सामंतों के रूप में कार्य करने लग गए थे। ये हमने कल पढ़ा था सीयू की पुस्तक जो व्यान सांग की थी, उसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है आज की। अब इसके बाद ये हमें मिल गई जानकारी उस पुस्तक के अंदर। और क्या लिखा है उस पुस्तक के अंदर, ये लिखा था कि ये आबू पर्वत पे, आबू के जो आबू पर्वत है उसके पश्चिम में शासन करते थे, उसके पश्चिम में शासन करते थे। आबू पर्वत के पश्चिम में शासन करते थे, मतलब ये भीनमाल को इन्होंने क्या बताई थी, इन्होंने राजधानी बताई थी सबसे पहले। और ये मंडोर मारवाड़ के अंदर सामंतों के रूप में कार्य करते थे। अब आगे पढ़ते हैं कि हरिश्चंद्र की वंशावली और हरिश्चंद्र के आगे जो पुत्र हुए थे या जो आगे इसके राजा हुए थे उनके बारे में। देखो हरिश्चंद्र लिखा देते हैं यहाँ पर, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की क्या थी, दो पत्नियां थी। हरिश्चंद्र की क्या थी, दो पत्नियां थी। एक का नाम था, एक पत्नी थी वो क्षत्रिय थी और एक पत्नी थी वो ब्राह्मण थी। जो क्षत्रिय पत्नी थी इसका नाम था भद्रा, इसका नाम था भद्रा। तो क्षत्रिय और जो हरिश्चंद्र है इनके पुत्र हुए थे चार। इनके क्या हुए थे, पुत्र चार हुए थे। तो हरिश्चंद्र और वेट्स शादी करवा देते। पुराने दिल ऐसे होते थे, आप लोगों के दिल है आजकल जो एकदम से शेप के अंदर बनते हैं और उसके बीच में ये जो तीर भी निकाल देते हो आप लोग। तो पुराने दिल ऐसे थे क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी रानियां समा जाती थी, इसलिए। तो भद्रा और हरिश्चंद्र के चार पुत्र हुए थे। कौन कौन से हुए थे, भोगभट सबसे बड़ा पुत्र था, कौन सा, भोगभट। भोगभट। 2 नंबर का पुत्र हुआ था कदक। 3 नंबर का पुत्र हुआ था दह और 4 नंबर का पुत्र हुआ था रजिल। इसके टाइम में ये हुआ था कि यहां पर क्या योग्यता के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से राजगद्दी मिलती थी, राजगद्दी मिलती थी। तो इसमें सबसे जो योग्य पुत्र था वो कौन सा था, रजिल था। इनमें जो सबसे योग्य पुत्र वो कौन सा था, रजिल योग्य पुत्र था। कदक, भोगभट, दय इन्होंने भी वहां पर सामंतों के रूप में या अपने कार्यभार को संभालने के लिए मंत्रियों के रूप में कार्य किया था। लेकिन जो इसके बाद जो हम राजा पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे, रजिल पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, रजिल। तो 2 नंबर पे हमारा जो शासक आता है वो कौन सा आता है, रजिल। 2 नंबर पे आता है वो कौन सा, रजिल। लगा लीजिए गुर्जर प्रतिहार के अंदर 2 नंबर रजिल। जो जो चीजें काम की है वो मैं लिखा दूंगा, नोट्स बना दूंगा, आप भी उसी प्रकार से लिखते हुए चलना। जो चीजें वर्बली बोलता हूं उसको भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। रजिल के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो रजिल इसने क्या किया था, प्रतिहार वंश को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। लिख लीजिए, प्रतिहार वंश को आगे बढ़ाने का कार्य, आगे बढ़ाने का कार्य किया रजिल ने। रजिल ने प्रतिहार वंश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसके बारे में बस 2-3 चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी कि इसका एक दरबारी कवि हुआ था। इसका एक क्या हुआ था, इसका एक
दरबारी कवि हुआ था। उस दरबारी कवि का क्या नाम है? इसका दरबारी कवि था नरहरि ब्राह्मण। क्या हुआ था? नरहरि ब्राह्मण। नरहरि ब्राह्मण। नरहरि ब्राह्मण ने रज्जिल को एक उपाधि दी थी। नरहरि ब्राह्मण ने रज्जिल को एक उपाधि दी थी। इसने एक उपाधि दी थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसने रज्जिल को राजा की उपाधि दी थी। रज्जिल को राजा की उपाधि दी थी। रज्जिल को राजा की उपाधि किसने दी थी? नरहरि ब्राह्मण ने। और नरहरि ब्राह्मण के कहने पे इसने क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था। इसके कहने पर एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? एक कौन सा यज्ञ? राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय यज्ञ करवाया था नरहरि ब्राह्मण के कहने पर। इसका दरबारी कवि था। इसने एक राजा को राजा की उपाधि दी थी रज्जिल को। रज्जिल के बारे में बस ज्यादा नहीं, एग्जाम में बस ये ध्यान रखना कि इसका एक दरबारी कवि था और उसने राजा की उपाधि किसको दी थी? रज्जिल को दी थी। इस चीज का ध्यान रखना। 3 नंबर पे हम आते हैं नरभट्ट। 3 नंबर पे हमारा जो राजा रहेगा वो कौन सा रहेगा? नरभट्ट। 3 नंबर पे कौन सा रहेगा? नर 3 नंबर पर जो हमारा राजा रहेगा वो कौन सा रहेगा? नरभट्ट। नरभट्ट के बारे में एक जानकारी आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट जानकारी वो रखनी है कि इसके टाइम पे भी क्या हुआ था? व्यांसांग गुर्जर प्रतिहार मतलब इसके दरबार में आया था। क्या हुआ था? व्यांसांग इसके दरबार में आया था। व्यांसांग इसके दरबार में आया था और इसको एक उपाधि दी थी। इसको एक उपाधि दी थी। इसको एक उपाधि थी। उपाधि क्या दी थी? पिलो पोली की उपाधि दी थी। इसको क्या दी थी? पेलो पोली। ये उपाधि किसको दी थी? नरभट्ट को दी थी। किसने दी थी? व्यांसांग ने दी थी। अब इसका मतलब क्या है? जो उपाधि दी थी इसका मतलब मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो उपाधि दी थी इसका मतलब है पेलोपोली की उपाधि का मतलब है साहसिक कार्य करने वाला। साहसिक कार्य करने वाला। अब आप लोगों को बस देखो तुरंत ये चीजें ध्यान में आ जानी चाहिए। पुराना रिवाइज हो जाना चाहिए, तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए आप लोगों को। पेलोपोली किसने कहा था? इसको उपाधि दी थी नरभट्ट को, व्यांसांग ने। इसने देखो यहाँ पर कोष्टक में या नोट बना के लिख लीजिए। ये चीजें आप लोगों को तुरंत के तुरंत लिखते हुए चलना है। क्या देखो गुजरों को क्या कहा था इसने? गुजरों को क्या कहा था? गुजरों को तुरंत याद करिए। गुजरों को पिलो कुलेचो क्या कहा था? कुले, ये तो गुजरों को कहा था। और गुजरों की राजधानी भीनमाल। भीनमाल इसको इसने क्या कहा था? इसको कहा था पिलोमोली। क्या कहा था? पिलोमोली। कुलेचो पिलो मोली। इनमें कंफ्यूज होंगे आप पेलोपोली और पिलोमोली में। तो आप लोगों को क्वेश्चन यही आएगा कि निम्न में से जो व्यांसांग ने पिलोमोली किसे कहा है? या तो नरभट्ट आ जाएगा, भीनमाल आ जाएगा, गुजर आ जाएगा, या कोई सा भी वत्सराज दूसरा कोई ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तुरंत के तुरंत ये सारी चीजें भी आप लोगों को याद करते हुए चलनी है। नरभट्ट के बाद जो हमारा महान शासक आता है, कौन? महान शासक, उसके बारे में हम पढ़ते हैं 4 नंबर पे। नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। इसका शासनकाल 730 से लेके 760 ईस्वी तक रहा था। 730 से लेके 60 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और इसके समकालीन कौन था? मेवाड़ का बप्पा रावल। वो भी महान शासक। वो भी कौन? महान शासक बप्पा रावल। बप्पा रावल और नागभट्ट दोनों में क्या थी? मित्रता थी। दोनों में क्या थी? मित्रता थी।
दोनों में गहन मित्रता थी और इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, अरबी आक्रमणों को रोकने का कार्य किया था। इन दोनों ने क्या किया था, अरबी आक्रमण को रोकने का कार्य किया था। अरबों के आक्रमणों का अरबों के आक्रमणों को इन्होंने रोका था। अब नागभट्ट प्रथम को क्या बोला जाता है, ग्वालियर जो प्रशस्ति है उसके अंदर ये बोला जाता है कि ये मंडोर का वास्तविक संस्थापक था। क्या था, मंडोर का वास्तविक संस्थापक था। तो लिख लीजिए यहां पर मंडोर का वास्तविक संस्थापक, ये कौन था, नागभट्ट था। अब इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, ऐसे हवा में थोड़ी लिखेंगे, इसकी जानकारी हमें कहां पर मिलती है, ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति में हमें इसकी जानकारी मिलती है कि मंडोर का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, नागभट्ट प्रथम को कहा जाता है। इसके अलावा नागभट्ट के बारे में और चीजें क्या है कि नागभट्ट को क्या है, कुछ उपाधियां प्राप्त थी। नागभट्ट को कुछ उपाधियां प्राप्त थी। नागभट्ट को बोला जाता था, नागभट्ट को उपाधि कौन कौन सी प्राप्त थी, नागभट्ट को नागवा लोक की उपाधि थी। क्या थी, नागवालोक। नागवालोक, नारायण मूर्ति अवतार, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति अवतार, ये दो इसको उपाधि प्राप्त थी। और इसका जो दरबार था, इसको दरबार को क्या बोलते थे, इसका जो दरबार था, जो इसका दरबार था वो नागवा लोकों का दरबार बोलते थे। नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था उसको क्या बोलते थे, नागवा लोकों का दरबार बोलते थे। अब इसके शासनकाल के अंदर क्या हुआ था, अरबियों ने आक्रमण किया था। किसने किया था, अरबियों ने आक्रमण किया था। तो यहां पर लिख लीजिए कि अरबी आक्रमण हुआ था। अरबी आक्रमण ये किसने किया था, अरबी आक्रमण किया था एक मलेच्को ने किया था। अरबी आक्रमण किसने किया था, मलेच्को ने किया था। मलेच्को ने क्या किया था, अरबी आक्रमण किया था। अब मलेच्को ने अरबी आक्रमण किया तो कौन सा, मलेच्छा छीप की सेना थी। किसकी सेना थी, मलेच्छा छीप, मलेच्छा छीप की, मलेच्छा छीप की सेना थी। इस मलेच्छा छीप की सेना को इसने क्या किया था, वापिस पीछे धकेल दिया था। इसके साथ और कौन था, बप्पा रावल भी था। तो बप्पा रावल और नागभट्ट, नागभट्ट प्रथम, इन दोनों ने क्या किया था, इसकी सेना को पीछे धकेल दिया था। पीछे धकेल, इसकी सेना को पीछे धकेल दिया था। मलेच्छकों का नाश करने के उपरांत, मतलब मलेच्छकों की सेना का नाश करने के उपरांत ही कौन सी इसको उपाधि धारण करी थी, ये नारायण मूर्ति उपाधि धारण करी थी। इसके पीछे भी ये बदलता है, ये हमें जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसके अंदर हमें इसकी जानकारी मिलती है कि ये जो उपाधि ली थी ये क्यों ली थी। जो नारायण मूर्ति उपाधि है इसके पीछे की कहानी बता देता हूं मैं आपको। नारायण मूर्ति अवतार, इसकी कहानी क्या है, इसकी कहानी यह है कि ये खुद ही बोलता है कि ग्वालियर प्रशस्ति में जिस प्रकार
जिस प्रकार भगवान श्री राम ने पाप का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र व तीर कमान, ऐसा लिखा हुआ है वहां पर, उठाए थे, उसी प्रकार मैंने भी अब इसने जो लिखा है मैंने भी लोगों की पुकार सुनकर तांडव रूप धारण किया। कौन सा? तांडव रूप धारण किया है। तो मलेच्को का नाश करने के बाद इसने नारायण मूर्ति जो उपाधि थी वो उसने धारण करी थी। नारायण मूर्ति के पीछे की कहानी यही है कि जिस प्रकार भगवान श्री राम ने पाप का नाश करने के लिए सुदर्शन चक्र व तीर कमान उठाए थे, उसी प्रकार मैंने भी लोगों की पुकार सुनकर क्या किए थे? तांडव रूप धारण किया था। अब ये जो आक्रमण हुआ था, ये जो मलेच्को का आक्रमण हुआ था, इस मलेच्को के आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ पर मिलती है? देखो, आक्रमण की जानकारी मलेच्छीप की सेना को जो पीछे धकेला था, इसके आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? देखो, एक अरबी हुआ था या एक जो मुस्लिम एक लेखक हुआ था अल बिरूनी। कौन हुआ था? अल बिरूनी। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। इसकी पुस्तक है किताब उल हिंद। ये इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे उसके अंदर हमें याद होगी। किताब उल हिंद, इसके अंदर हमें जानकारी मिलती है कि मलेच्को की सेना को इसने पीछे धकेला था और इसने क्या किया था? ये उपाधि धारण करी थी। इसके अलावा इसकी जानकारी मैंने बताया आप लोगों को, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर भी इस आक्रमण की जानकारी मिलती है। ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर भी इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या था? इसके अलावा इसकी राजधानी के बारे में भी जिक्र होता है कि इसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी। इसकी राजधानियां, क्योंकि इसने एक ही जगह पर रहकर इसने क्या किया था? शासन नहीं किया था, जबकि राजस्थान से बाहर भी इसने क्या किया था? शासन किया था। तो इसकी अगर उपाधियों या इसकी राजधानियों की अगर मैं बात करूं तो वो कौन कौन सी है? हाँ जी, सबसे पहले इसने मंडोर पर शासन किया था। सबसे पहले इसने मंडोर पर शासन किया था। सबसे पहले मंडोर के बाद इसने भीनमाल जालोर पर शासन किया था, ऐसा माना जाता है। ये ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर लिखा। उसके बाद इसने उज्जैन पर भी शासन किया था। इसके बाद इसने मेड़ता को भी इसने क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी। तो ये चार, मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और मेड़ता पर इसने क्या किया था? शासन किया था। अब इसके बारे में जानकारी जो नागभट्ट प्रथम पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमें जानकारी और कहां से मिलती है? इसके जो समकालीन जो राष्ट्रकूट के जो राजा हुए थे, तो वहां से देखो मैं लिखा देता हूं। इसके समकालीन यहां पर लिख लेते हैं नागभट्ट, और इसके इधर समकालीन लिख लेते हैं। समकालीन ये है राष्ट्रकूट वर्ण, राष्ट्रकूट वंश। ये कौन सा है? ये दक्षिण का है। अब राष्ट्रकूट वंश के अंदर एक राजा हुए थे अमोघ वर्मन। कौन हुए थे? इसमें एक राजा हुए थे अमोघ बर्वन, या अमोघ
वर्ष ये राजा हुए थे। इनका एक ताम्रपत्र है, इनका एक क्या है, ताम्रपत्र। इस ताम्रपत्र के अंदर ये लिखा गया है, इसमें हमें जानकारी मिलती है कि जो राष्ट्रकूट वंश का एक राजा हुआ था, राष्ट्रकूट वंश का एक राजा हुआ था, कौन सा, दंती दुर्ग। क्या हुआ था, दंती दुर्ग। इसने क्या करवाया था, इस दंती दुर्ग ने, इस ताम्रपत्र में लिखा हुआ है, इस ताम्रपत्र में लिखा है कि इसने क्या करवाया था, उज्जैन में, उज्जैन में एक हिरण्य गर्भधार्य यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाया था उज्जैन में, इसने हिरण्य गर्भधारी यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ के अंदर यज्ञ कराया था, तो इसमें जो प्रतिहार या जो रक्षक का कार्य गुजरों को सौंपा था। और इससे ये बहुत प्रभावित हुआ था कि गुजरों की महानता या वीरता को देखकर ये बहुत प्रभावित हुआ था। उसके बाद ये भी माना जाता है, अब हम चलते हैं हमारी कहानी के थोड़ा सा और आगे। इसमें माना जाता है कि जो नागभट्ट प्रथम थे, कौन थे, नागभट्ट प्रथम, इनके क्या कोई संतान नहीं थी, इनके कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी, इनके कोई भी संतान नहीं थी। तो इसलिए इन्होंने भी क्या किया था, एक हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाया था। एक इन्होंने भी हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाया था। यज्ञ करवाया, हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करवाया था। इसके अंदर इसने जो मुख्य अतिथि बनाया था, जो मुख्य अतिथि वो किसे बनाया था, जो दंती दुर्ग, जो राष्ट्रकूट का, जिसने अभी हमने पहले जिक्र किया था पिछले वाली स्लाइड में, दंती दुर्ग को बनाया था। मुख्य अतिथि दंती दुर्ग को बनाया था और इसका आओ भगत अच्छी तरह करी थी। अच्छी तरह करी थी। अब हुआ क्या था, देखो एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ, थोड़ी सी प्रेम की कहानी है, वो आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कौन है, एक यज्ञ बना देते हैं हम, यज्ञ। यहाँ पर कौन बैठा है, नागभट्ट प्रथम। ये कौन है, नागभट्ट। ये यज्ञ में आहुतियां डाल रहा है। और यहाँ पर कौन है, दंती दुर्ग। यहाँ पर कौन है, दंती दुर्ग बैठा है। अब दंती दुर्ग अकेला तो आएगा नहीं, इसके साथ इसकी वाइफ भी थी, और इसके साथ इसकी क्या आई थी, एक पुत्री। वो कहां पर बैठी थी, इधर। इसके साथ एक क्या आई थी, पुत्री। वो कहां पर बैठी थी, इधर। नागभट्ट का एक भतीजा था, वो इनको क्या, चाय पानी नाश्ता सब कुछ दे रहा था। उस भतीजे का नाम था कक। जो हमने सबसे पहले जो कक का घटियाला शिलालेख पढ़ा था, वो यहीं से पढ़ा था। तो नागभट्ट का था, कक भतीजा था। तो यहां से ये किसको देख रहा था, सीधी नजरें कहां जा रही थी, यहां जा रही थी। इसने धीरे से कान में बोल दिया कि पिताश्री, कि ये मेरे को भाग गया है और मैं इसी से शादी करूंगी, और अब आपके साथ गांव वापिस नहीं जाऊंगी, ये बोला इसने। तो ये बोलते ही दंती दुर्ग खुश हो गया कि अच्छी बात है, यहीं पे हमें जो वर भी मिल गया और हमें क्या मिल गया, राजा भी मिल गया।
तो दंती दुर्ग ने नागभट्ट को कहा कि छोड़ो, अब यज्ञ वज्ञ छोड़ो। इसने बोला यज्ञ छोड़ो, आपको पुत्र मिल गया, आप अपने भतीजे को ही क्या बोल लो, अपना पुत्र बोल लीजिए, और मैं अपनी पुत्री की विवाह आपके पुत्र मतलब कक जो आपका भतीजा है वो अब आपका क्या हो गया है, पुत्र हो गया, तो मैं उससे आपकी अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो इसके बाद इनकी पुत्री का जो नाम था वो क्या था, भूमिका देवी। इनकी पुत्री का नाम क्या था, तो कक आप लोगों को दिल, ये लीजिए, तो कक और क्या, भूमिका देवी, इन दोनों का क्या हो गया, विवाह। विवाह के गठबंधन में ये बंध गए। तो कक के उसके बाद हमारी जो कल की क्लास रहेगी उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो कक जो महान राजा था इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि इसने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए थे। सबसे पहला कार्य तो इसने क्या किया था, भूमिका को सेट किया था। तो यही है आज की क्लास। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।